वेलकम माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है 12th की मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। वही मैट्रिक्स चल रही थी हमारी एनसीईआरटी सिलेबस के साथ। उसमें मैं आपको योग और एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर आपको जो बताना था मैं बता चुका हूँ। यदि आप इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं तो ये आप गलती ना करें, पहले वाले लेक्चरों को ज़रूर देखें, उसके बाद ही अपना जो अगला लेक्चर है वो आपको समझ में आएगा। आज हम इस लेक्चर में बताएंगे कि किस प्रकार से दो मैट्रिक्स को गुणा किया जाता है, उनके क्या प्रतिबंध होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपके कहने पर ही मैंने 12th क्लास की जो क्लास हैं वो स्टार्ट की हैं। यदि आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ना करेंगे, आगे तक नहीं बढ़ाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए इसे आगे से आगे शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, अपने क्लासमेटों के साथ आगे से आगे बढ़ाते रहें और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं और आगे से आगे ये बढ़े इस चैनल हमारा, और आपको भी इससे फ़ायदा होगा दोस्तों। गुणनफल क्रिया शुरू करने से पहले मैं अपना एक टॉपिक उससे बताना चाहता हूँ कि सममित अवयव क्या होती है, यानी सीआई मैट्रिक्स क्या होती है। तो कोई अवयव ए सममित होगी यदि, और सममित होता क्या है तो दोस्तों पहले देखो, मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 6 8 9, इस प्रकार से मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई। अब मैं इसका ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज निकालूंगी। ए ट्रांसपोज क्या होता है कि जो सारी पंक्तियां हैं उनको या तो स्तंभ बना दो या स्तंभों को पंक्तियां बना दो। जैसे ये स्तंभ है, ये स्तंभ है और ये स्तंभ है, इनको मैं पंक्तियों में पटक देता हूँ, यानी कि 2 6 7 3 8 4 4 9 3। तो इस वाली मैट्रिक्स की ये कहलाएगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी इसका परिवर्त रूप जो होगा इसका ये ए ट्रांसपोज होगा। अब होता क्या है कि सममिता भी क्या होती है, यदि ए जो है ये वाली मैट्रिक्स यदि इसके बराबर हो जाए, यानी कि ए ट्रांसपोज के बराबर होगी तो ये सममिता भी कहलाएगी। जैसे यहाँ पे ये परिवर्त करने के बाद ये वाली पंक्ति में ये 2 3 4 अवयव आ रहे हैं, इसी प्रकार यहाँ भी 2 3 4 आने थे जो कि नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो है मैंने अपने मतलब एग्जांपल मेरे हिसाब से लिया है बस बताने के लिए कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसकी यदि आप पंक्तियों को स्तंभ में पटक दो या स्तंभों को पंक्तियां बना दो इस प्रकार से, जैसे ये 2 4 6 7 2 7 2 6 7 स्तंभ था, ये मैंने पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया। तो ये हो गई ये पूरी मैट्रिक्स ए की जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। यदि ये इसके बराबर आए, यानी कि ए वाली मैट्रिक्स इसके ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो इसे बोला जाएगा सममित मैट्रिक्स। और यदि ये इसके बराबर ना हो, यानी कि जो नेगेटिव मान के बराबर हो, ए यदि इसके नेगेटिव ट्रांसपोज के बराबर होगी तो ये होगी विषम सममित अवयव, यानी कि इसमें सममिति का कोई गुण नहीं है, यानी कि माइनस से गुणा करने पर जो है वो बराबर होनी है। अभी तो ये बराबर ओनली ट्रांसपोज करते ही यदि बराबर आ जाए तो सममित है, और ना आ जाए ना आए तो वो विषम सममित है, उसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ पोजीशन बन जाती हैं इस प्रकार की। ये लग रहा है सममित मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज के बराबर होती है, और विषम सममित में ए ट्रांसपोज का जो नेगेटिव मान है ए के बराबर होगा। कोई सी जगह माइनस कर लो, इसको माइनस कर दो या इसको कर दो, बात बराबर है। अब योग का मैं आपको बता चुका हूँ इससे पिछले लेक्चर में, और आपको अब मैं बताने जाना हूँ कि दो मैट्रिक्सों को किस प्रकार से गुणा किया जाता है। तो दोस्तों पहले गुणा करने से पहले आपको उनकी कोटियाँ देखनी पड़ती हैं, यानी एम क्रॉस एन। माना कि एक मैट्रिक्स की जो कोटि है वो एम क्रॉस एन है, और दूसरी मैट्रिक्स की जो है वो ये होगी एन क्रॉस पी। तो आपको गुणा करने से पहले ये देखना होगा कि ये गुणा कब हो सकती है। तो इनकी जो प्रतिबंध यानी कंडीशन है वो बनेगी कि एम क्रॉस एन ये वाली मैट्रिक्स और एन क्रॉस पी में जो ये वाला अभी मतलब जो कोटि है वो समान होनी चाहिए, यानी दोनों के जो सेकंड वाली जो है पोजीशन, एक की सेकंड एक की पहली, ये यदि बराबर हो जाएं तो हम इनको गुणा कर सकते हैं। इस प्रकार पहले योग में मैंने बताया था कि दोनों की जो कोटियाँ एम क्रॉस एन यानी बराबर होती थी, और गुणा में देखा जाएगा ये वाली कंडीशन कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स दी हो इसे इस प्रकार लिखो, और उनका जो अवयव ये वाला उसे मैच करो। यदि ये बराबर हो जाएं तो जो गुणा में मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाई कितने की बनेगी, तो उनको जो कोटि आएगी गुणा के बाद वो ये वाली आएगी, यानी कि गुणा करने के बाद जो कोटि की मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी, और गुणा से पहले ये दोनों अलग अलग रहेंगी। वही मैंने यहाँ पे लग रखा है कि कोई ए एम क्रॉस एन की और बी ए एन क्रॉस पी की।
यदि ये दोनों बराबर होंगे जब ही हम गुणा कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ए और बी को गुणा करने के बाद जो नई कोटि की मैट्रिक्स बनेगी उसकी कोटि होगी एम क्रॉस पी, यानी कि एन तो चला जाएगा, जो पी और एम और पी बचेंगे वो आगे ये एम रहेगा और पीछे ये, तो एम क्रॉस पी की जो कोटि हमारे पास बचेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि ए कोई मैट्रिक्स है वो है 2/3 की और बी कोई मैट्रिक्स है 4/2 की, तो क्या ये दोनों गुणा होंगे? तो इनको पता करने के लिए क्या करते हैं कि 2/3 लिखो, 4/2 लिखो। अब ये दोनों मैच करो कि ये दोनों बराबर है कि अंक नहीं है ना बराबर, तो ये दोनों का जो गुणा है वो संभव, यानी ए क्रॉस बी जो है संभव नहीं होगा, संभव नहीं होगा। और यदि जैसे 2/3 की दी है तो यहाँ पर आपको यदि 3/2 की दे दे, कोटि से मतलब नहीं है कि कोटि समान हो, लेकिन जो पीछे और आगे वाला अंक है ये दोनों बराबर होंगे तभी ये दोनों गुणा होंगे। जो अगली मैट्रिक्स आपको बनेगी वो बनेगी 2/2 की, ये वाली कॉमन। तो ए और क्रॉस बी का जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 2/2 का। इस प्रकार से देखा जाएगा कि कौन सी मैट्रिक्स गुणा हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती। वही मैंने एग्जांपल लिया है कि ये दोनों गुणा होकर तो हो सकती हैं आराम से, लेकिन ये 5/2 और 7/2 में ये 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 7 है, तो इसलिए ये गुणा होना संभव नहीं होगा। जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्म है वो ये है कि ए का ट्रांसपोज निकालें तो हम उसे डोनेट कर सकते हैं, ए के ऊपर टी लिख दो या ए के ऊपर डैश लगा दो, तो ये भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को दर्शाएगा, ये भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को दर्शाएगा, यानी परिवर्त अवयव को दर्शाएगा। जैसे ए कोई ए आई जी वाला अवयव है, एम क्रॉस एन की इसकी कोटि है, तो इसका जो ट्रांसपोज बनेगा वो क्या बनेगा? पंक्तियाँ अवयव चेंज हो जाते हैं, तो जो अवयव बनेंगे वो जे आई बनेंगे और जो कोटि बनेगी वो एन क्रॉस एम बनेगी, यानी कि जो परिवर्त होगा इसका, जो पहले पंक्ति थी वो स्तंभ बन गए, स्तंभ थे वो पंक्तियाँ बन जाएंगी। इनको समझने के लिए आपको एग्जांपल दूंगा मैं, एक्सरसाइज सोल्व करते समय ये आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप एग्जाम्पल के साथ इनको समझ सकते हो। अब गुणा की कुछ संक्रियाएं हैं दोस्तों, तो गुणा में जैसे योग की संक्रिया थी वैसे ही गुणा में है। तो क्रम विनिमय में क्या होगा? यदि आप ए और बी को गुणा करते हो तो वो कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ए क्रॉस बी कराते हैं उस समय हमें कोटियों का ध्यान रखा जाता है, यानी एम क्रॉस एन है और आप करा रहे हो कोई एन क्रॉस पी वाली कोटि से, पी वाली कोटि से, तो यहाँ पर यदि ए क्रॉस बी कराते हैं तब तो ये समान हो रहे हैं, तो ये क्रॉस हो सकते हैं। यदि मैं करा दूँ कि बी क्रॉस ए करा दो, बी क्रॉस ए, तो बी की कोटि अब आगे हो गई तो एम क्रॉस पी हो गई। अब इसके साथ गुणा करा रहे हैं हम ए वाली कोटि, ए वाली मैट्रिक्स को, तो ए में क्या है? एम क्रॉस एन है, तो ये गुणा होना संभव नहीं है, यानी कि ये तो संभव हो सकते हैं, लेकिन जो मान आएगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का वो दोनों अलग अलग आएंगे। तो वही संबंध है यहाँ पर कि ए क्रॉस बी कराओ और बी क्रॉस ए, जो भी कभी बराबर नहीं आएंगे। लेकिन जो तीसरी वाली कंडीशन है, यानी 3 मैट्रिक्स वाली कंडीशन है, वो अप्लाई होगी कि साधारण 2 मैट्रिक्स को गुणा करने के बाद तीसरी को गुणा कर दो, या पहले वाली को छोड़ दो दूसरी 2 गुणा कर लो उनको साथ में लेकर। इस प्रकार से बंटनतम बोलता है कि कोई मैट्रिक्स जो है बाहर से गुणा हो रही है और 2 अंदर ऐड हो रही हैं, ऐड हो रही हैं यानी जुड़ रही हैं, तो पहले या तो इसको अंदर गुणा कर लो अलग अलग, ए प्लस बी कर, ए क्रॉस बी कर दो, प्लस करके ए क्रॉस सी कर दो, तो ये दोनों जो है बराबर रहेंगी 100%। इसी प्रकार सी को अंदर गुणा कर दो, या यहाँ से लिया है कि अब इनको अलग कर लिया, तो ये कंडीशन 2 बन सकती है बंटनता, या तो बी प्लस सी जुड़ जाए या ए प्लस बी जुड़ कर सी मल्टीप्लाई कर दो, बात तो बराबर आएगी। ए सी आ रहे हैं, ए बी आ रहे हैं और ये बी सी आ रहे हैं, इस प्रकार से। अब जो वहाँ पर गुणा यानी योग तत्समक अवयव क्या थी? शून्य है, तो यहाँ पर क्या होगी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसे गुणा करने पर वापस वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाए। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ए को मैं ऐसी मैट्रिक्स से गुणा करूँ कि वो गुणा करने पर वापस ए बन जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स जो होती है गुणा तत्समक अवयव कहलाती है, जो भी इकाई मैट्रिक्स होती है। यानी कि कोई मैट्रिक्स ए, ये यहाँ पर ये ली थी मैंने, ये वाली मैट्रिक्स, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ यही कोटि वाली को, यानी 3/3 की कोटि यूनिट सेल से, यूनिट मैट्रिक्स से, सॉरी। तो इससे यदि मैं इसको गुणा करता हूँ तो वापस से मुझे ये मैट्रिक्स ही मिलेगी, यानी कि ए और आई कराते हैं तो वापस ए मिलेगा, या आई क्रॉस ए कराओ वापस ये ही मिलेगा। ये संबंध है यहाँ पर, ए को आई से कराओ ए मिलेगा, या आई को ए से कराओ बात बराबर आई।
ये तो हुआ गुणक तत्समक की बात, यानी कि गुणक तत्समक बोलता है कि गुणा करने पर वही मिले, और प्रतिलोम बोलेगा उसका उल्टा, यानी कि अब क्या होगा, इसका इन्वर्स, यानी कि कोई मैट्रिक्स है उसको उसकी इन्वर्स से गुणा कर दो तो जो प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स है वो आई, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होगी। इन्वर्स निकालना हम अगली जो एक्सरसाइज आएगी डिटर्मिनेंट वाली उसमें सीखेंगे किस प्रकार से इन्वर्स ज्ञात किया जाता है। इन्वर्स ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मापांक। ये आपको मैं आगे वाली एक्सरसाइज में समझाने वाला हूँ। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसके प्रतिलोम से यदि उसी मैट्रिक्स को गुणा कराया जाए तो जो प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स होगी वो होगी इकाई, यानी यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होगी। परिवर्त मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्म ये हैं कि पहले तो आप दो मैट्रिक्सों को या तो जोड़ लो, जोड़ने के बाद ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, वही पंक्तियों के स्तंभ बनाना है, स्तंभों को पंक्तियाँ बनानी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे ट्रांसपोज निकालते हैं। तो या तो आप दोनों को जोड़कर ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, या पहले दोनों का ट्रांसपोज निकालो उसके बाद जोड़ दो घटा दो कुछ भी कर दो। या तो अब ऐसे ये है कि ये के वो कोई संख्या है जो ए से मल्टीप्लाई हो रही है, तो या तो के को आप गुणा करके ट्रांसपोज कर दो, या ट्रांसपोज मैट्रिक्स का निकालने के बाद जो संख्या है उसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये अचर राशि है यहाँ पर, तो समझे ना कि कोई संख्या है उसे या तो बाद में गुणा कर दो ट्रांसपोज निकाल के, या पहले गुणा कर दो, बात बराबर आएगी। अब कोई जो मैट्रिक्स ए क्रॉस बी है उसका यदि आप ट्रांसपोज निकालते हो तो वो होगी बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के बराबर। ये पॉइंट थोड़ा ज़्यादातर काम आएगा कि आपको यदि ए और क्रॉस बी करके ट्रांसपोज निकालना है तो आप ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के बराबर इसे नहीं कर सकते, यानी कि आप इसे अलग अलग करके ट्रांसपोज नहीं करा सकते। जो ए और बी के ट्रांसपोज बराबर होगा वो होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, क्योंकि आपको मैं पहले ही गुणा में बता चुका हूँ कि दो मैट्रिक्सों का जो क्रम विनिमय की गुणधर्म की ये पालना नहीं करते, यानी ए डॉट बी बराबर नहीं आएगा बी डॉट ए के, तो ट्रांसपोज भी बराबर नहीं आने वाले, यानी ट्रांसपोज बराबर आएंगे लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट मतलब क्रॉस कराते हैं सिंगल से ट्रांसपोज हटा के, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। इसलिए क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो गुणा है ना, गुणा वाली संक्रिया वो कोटि पर निर्भर करती है, और कोटियाँ जो है चेंज हो जाती हैं यदि हम इनको आगे पीछे कर दें तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये अभी ऑनलाइन तो है, यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है ये। यदि ए को ये वर्गावी है और मैं ए को उसी के ट्रांसपोज में जोड़ रहा हूँ तो एक साम्यता भी वापस से प्राप्त होगी। यदि ए में से उसी के ट्रांसपोज को घटाता हूँ तो विषम साम्यता भी प्राप्त होगी। साम्यता और विषम साम्यता बता चुका हूँ कि ए बराबर ए ट्रांसपोज और ए बराबर माइनस के ए ट्रांसपोज या माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर होगी। ये विषम साम्यता, ये साम्यता। और ए को उसी के ट्रांसपोज से कर दो या इस प्रकार से कर दो तो वो वापस से वो साम्यता मिलेगी। अब ट्रांसपोज की भी ट्रांसपोज कर दें तो वापस से ए मिलेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ए था, मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये बना। मैं वापस से इसका ट्रांसपोज कर दूं यानी होल ट्रांसपोज कर दूं तो वापस से मुझे पंक्तियाँ स्तंभ में बदलनी पड़ेंगी। तो वही ये स्तंभ है, इनको पंक्तियाँ में बदलो तो 2 3 4 6 8 9 7 4 3, तो ये जो बनी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये क्या बन गई, वही वापस से ए बनी है, नहीं बनी ना, ये वाली सेम टू सेम। तो यही है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो ए वापस से प्राप्त होगा। ये जितने भी मैंने अभी गुणधर्म बताया वो सारे की सारे एग्जाम्पल से क्लियर होंगे दोस्तों। वैसे आपको ये देखने पर क्लियर नहीं होने वाला है, इसलिए जो बताएं वो उसको आप एग्जाम्पल के साथ सोल्व करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। समझ ना आता है तो कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आज जो बेसिक मतलब जो शेष रह रहा था मैट्रिक्स के ऊपर वो मैंने इस लेक्चर में करा दिया। अब अगले लेक्चर में जो एक्सरसाइज बची है उसको सोल्व करना है। उसके बाद जो एक्सरसाइज मैट्रिक्स वाली वो ख़त्म हो जाएगी। एक पॉइंट और बचा है, उसको मैं विषम यानी कि वो अगले लेक्चर से बताऊंगा, क्योंकि वो अभी काम नहीं आएगा। जो जो काम आता जा रहा है मैं उसी के साथ लेक्चर में क्लियर करता जा रहा हूँ। अब जो अभी आज बताया वो अगले लेक्चर में काम आने वाला है, इसलिए मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बेसिक बता देता हूँ। उसके बाद जो है एक्सरसाइज हम सोल्व करते हैं। दोस्तों समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कराएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाएं दोस्तों। और ग्रुप में जो है आप ज्वाइन हो सकते हो,
ताकि वहाँ से आप टेस्ट वगैरह दे सको हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।